फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 27। पिछले भाग में आपने पढ़ा ईवा की कहानी सुनकर पवित्रा आश्चर्यचकित रह गई थी। अब आगे अब पवित्रा जिंदगी के एक और रंग से रूबरू हो चुकी थी। लेकिन कुछ भी हो, पेट भरने के लिए तो रोटी चाहिए और रोटी खरीदने के लिए पैसे और पैसों के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए पवित्रा को मजबूर होकर फिर से एक घर का काम पकड़ना ही पड़ा। इस बार उसे एक रईस खातून के यहाँ काम मिला जिनका नाम हीना था। वे बेहिसाब दौलत की मालकिन थी। उन्हें एक ऐसी काम वाली चाहिए थी जो उनके घर खाना पका सके, क्योंकि वे बहुत बूढ़ी और लाचार हो चुकी थी। उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गई और वहीं नौकरी करने लगी। फिर उसने अपने लिए एक मनपसंद हमसफर ढूंढकर वहीं अपना घर बसा लिया। वो कभी साल 2 साल में अपनी माँ से मिलने आती थी, वो भी इसी ख्वाहिश में कि कहीं उसकी माँ सारी दौलत यतीमों में न दान करते। इसमें उनकी बेटी का अपनी माँ के लिए प्यार नहीं, खुदगर्जी छुपी है। हीना ने एक यतीम खाना खोल रखा है। कभी कभी वे उन बच्चों के पास जाकर अपना मन बहला आती हैं, क्योंकि उन यतीम बच्चों में वे खुद को देखती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी भी कभी इसी मुकाम से गुजरी थी। सारे बच्चे उन्हें प्यार से हीना आपा कहते थे। वे भी कभी गरीब और यतीम हुआ करती थी। उनके पास भी खाने को कुछ भी नहीं होता था। वे भी इसी तरह किसी यतीम खाने में अपनी 2 बहनों के साथ रहा करती थी। जब पवित्रा हीना से मिली तो पवित्रा को उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वे बहुत ही दरिया दिल किस्म की औरत थी। उनकी सादगी ने पवित्रा का मन मोह लिया। हीना थी भी बहुत सुंदर, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मोती से दांत जो कि उनकी इस उम्र में भी सही सलामत थे, और सफेद बाल। अब उनके चेहरे पर झुर्रियों ने भी अपना डेरा डाल लिया था। हीना को पवित्रा की ईमानदारी और सच बोलने की आदत ने अपना बना लिया। अब जब भी पवित्रा बावर्ची खाने से फारिग होती तो वो कभी हीना के सर पर तेल लगा देती, या जब कभी उन्हें तनाव महसूस होता तो पवित्रा उनका सर दबा देती। दोनों के बीच एक इंसानियत का रिश्ता कायम हो गया था। पवित्रा भी उन्हें प्यार से सभी यतीम बच्चों की तरह हीना आपा बुलाती थी। हीना ने मक्का मदीना की तस्वीर के बगल में एक शख्स की तस्वीर भी लगा रखी थी, जिसकी कभी वे इबादत करना नहीं भूलती। पवित्रा ने कई बार सोचा भी कि वो उनसे उस शख्स के बारे में पूछे, लेकिन फिर पवित्रा का दिल गवारा ना किया। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। इसी बीच पवित्रा के भाई प्रशांत के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। एक दिन कोई व्यक्ति अपनी कार प्रशांत के गैराज पर लाया और उससे बोला कि इस कार की नंबर प्लेट बदल दो और हो सके तो इसका रंग भी दूसरा कर दो। इस बात के लिए प्रशांत राजी नहीं हुआ। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आप इस कार का हुलिया क्यों बदलवाना चाहते हैं? तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहा है? तुझसे जो कहा गया है ना, पहले तू वो कर। वो व्यक्ति गुस्से से बोला, नहीं करूंगा, पहले मुझे वजह तो पता चले कि आप कार का हुलिया क्यों बदलवाना चाहते हैं। प्रशांत बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे वजह पूछ रहा है? तू अभी जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो व्यक्ति बोला, मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो, मुझे वो जानना है जो मैंने पूछा है। प्रशांत बोला, तेरा मालिक कहाँ है? मेरे उससे बात करा। वो व्यक्ति बोला। तब प्रशांत अपने मालिक को बुला कर लाया और उस व्यक्ति से मिलवाते हुए बोला, मालिक, ये अपनी कार का रंग और नंबर प्लेट बदलवाना चाहते हैं। गैराज के मालिक ने उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर बोले, अरे मुन्ना भाई, आप का ये क्या काम है? तब मुन्ना भाई बोला, ये तुम्हारा 2 कौड़ी का नौकर सवाल जवाब बहुत करता है। अब ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। मैं इसे आपकी कार का हुलिया बदलवाने को कहता हूँ। गैराज मालिक बोला। और फिर गैराज मालिक ने प्रशांत को हिदायत दी कि वो मुन्ना भाई की कार का हुलिया बदल दे। मालिक की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर प्रशांत को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर वो बोला कुछ भी नहीं और उस व्यक्ति के कहे अनुसार वो कार का हुलिया ठीक करने लगा। उसने मुन्ना भाई से कहा कि कार की चाबी दे दीजिए और आप तब तक उधर जाकर बैठ जाइए। मुन्ना भाई ने प्रशांत को चाबी दी और वो कुर्सी पर जाकर बैठ गया। प्रशांत ने कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर देखा, फिर पीछे डिक्की की ओर देखा जहां नंबर प्लेट लगी थी, लेकिन तब उसने देखा कि नंबर प्लेट के पास किसी का खून लगा है।
फिर उसने ध्यान से देखा तो वो खून डिग्गी से बाहर आ रहा था। अब प्रशांत को शक हो गया कि हो न हो मुन्ना कुछ कांड करके आया है जिसे छुपाने के लिए वो कार का हुलिया बदलवा रहा है। प्रशांत मजबूरी वश कार का हुलिया ठीक कर रहा था। वो अपने मालिक की बहुत इज्जत करता था और उनकी ही खातिर वो ये काम कर रहा था। 2-3 घंटों में कार का हुलिया बदल गया, नंबर प्लेट भी बदल गई और मुन्ना बिना पैसे दिए कार लेकर चला गया। जब मालिक ने डर के मारे मुन्ना से पैसे नहीं मांगे तो प्रशांत का भी कोई हक नहीं बनता था उसे पैसे मांगने का। लेकिन प्रशांत शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसके बाद वो बिना किसी को बताए थाने पहुंचा और उसने पुलिस को सब बता दिया कि शायद मुन्ना की कार की डिग्गी में कोई लाश थी, इसलिए उसने पुलिस से बचने के लिए कार का हुलिया बदलवा लिया। लेकिन बेचारा प्रशांत नहीं जानता था कि थानेदार मुन्ना से मिला हुआ है। प्रशांत के थाने से वापस लौटने के बाद उस थानेदार ने मुन्ना को सब बता दिया। अब तो मुन्ना के सर पर खून सवार हो गया। उसने पहले प्रशांत के घर पर अपने गुंडे को भेजकर धमकी दिलवाई। तब प्रशांत उस गुंडे से बोला, जाकर कह देना अपना मुन्ना भाई से कि वो किसी से नहीं डरता। मैं किसी और थाने में उसकी शिकायत दर्ज करूंगा जहां का थानेदार ईमानदार हो। फिर प्रशांत ने शहर के दूसरे इलाके के थानेदार के यहाँ मुन्ना भाई की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस थाने का थानेदार ईमानदार था और उसने रिपोर्ट भी लिखी और साथ साथ में प्रशांत को शाबाशी देते हुए बोला, मैं जल्द से जल्द इस मामले की तहकीकात करता हूँ और अगर मुन्ना मुजरिम हुआ तो उसे सजा दिलवाकर ही दम लूंगा। और फिर उस थानेदार की तहकीकात के बल पर मुन्ना मुजरिम पाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुन्ना काफी पैसे वाला और दबंग आदमी था, इसलिए उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन अब वो प्रशांत के खून का प्यासा हो गया और इधर प्रशांत की पत्नी जया तीसरी बार मां बनने वाली थी। प्रसव में अभी वक्त था क्योंकि अभी 8वां महीना ही लगा था, इसलिए प्रशांत ने सोचा 1-2 हफ्ते में वो माँ को बुला लेगा। माँ को भी आने जाने में दिक्कत होती है क्योंकि वो अब ज्यादातर बीमार रहने लगी है। प्रसव होने में बहुत वक्त बाकी था, लेकिन बेवक्त जया को प्रसव पीड़ा होने लगी। गनीमत थी कि उस वक्त प्रशांत घर पर ही था, लेकिन दोनों बच्चे स्कूल गए थे। जब जया को प्रसव पीड़ा हुई तो उसने प्रशांत को बताया और वो ऑटो लेने बाहर दौड़ा ताकि जया को अस्पताल ले जाया जाए। उसे उस दिन अपने घर के आसपास कोई ऑटो नहीं मिला तो वो मेन सड़क पर आया और तभी न जाने कहां से एक ट्रक आया और प्रशांत को कुचल कर चला गया। इधर जया प्रशांत के इंतजार में थी और उधर प्रशांत इस दुनिया से अलविदा कह चुका था। अब जया की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि वो उसे सहन नहीं कर पाई और कुछ वक्त के बाद उसके भी प्राण चले गए। घटनास्थल पर पुलिस आई और छानबीन के बाद पता चला कि मरने वाला शख्स प्रशांत है। पुलिस घर पहुंची तो वहां जया का मृत शरीर पड़ा था। जब सरिता और पवित्रा को पता चला तो सरिता वही गश खाकर गिर पड़ी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। एक ही दिन में सरिता अपने बेटा और बहू दोनों खो चुकी थी। सरिता के दुख की कोई सीमा नहीं थी। उसके बेटे का हंसता खेलता परिवार एक ही दिन में उजड़ गया था। पवित्रा उस वक्त जिंदगी के एक और रंग से रूबरू हुई। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, क्योंकि अगर वो खुद को नहीं संभालती तो उसकी माँ को कौन संभालता। अब पवित्रा के कांधों पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी और आ गई। पहले से ही वो अपनी बड़ी बहन की बेटी जानकी को पाल रही थी। अब उसने प्रशांत के दोनों बच्चों दिवेश और केतकी को भी अपने साथ रख लिया और उनका भी जानकी के स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जानकी तो पहले से ही पवित्रा को माँ कहती थी। जानकी के देखा देखी प्रशांत के दोनों बच्चे भी पवित्रा को माँ कहने लगे। पवित्रा को भी खुद को उन बच्चों का माँ कहना अच्छा लगता था। अब उसने हीना आपा से कहा कि वे उसका पैसा बढ़ा दे, क्योंकि अब उसके कांधों पर 2 लोगों की जिम्मेदारी और आ गई है। हीना तो वैसे ही नेक दिल औरत थी और उन्होंने पवित्रा के पैसे बढ़ा ही दिए। पैसे बढ़ जाने से अब पवित्रा 3 बच्चों की परवरिश आराम से कर सकती थी। ऐसे ही 2-4 महीने और बीते। तब पवित्रा ने एक दिन हीना से पूछ लिया, हीना आपा आखिर ये कौन है जिसका सजदा करना आप कभी नहीं भूलती? ये आपके शोहर है क्या? तब हीना बोली, ये मेरे शोहर से भी बढ़कर हैं। ये मेरे मालिक थे
और ये सारी दौलत और शोहरत उन्हीं की है। वे अपनी मौत के वक्त मुझे अपनी सारी संपत्ति का दावेदार बनाकर चले गए। मैं तो केवल उनकी नौकरानी थी, और वो जिसे आप सब मेरी बेटी कहते हैं, वो तो मेरी बेटी है ही नहीं, वो तो मालिक की बेटी है। ये सब क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप जरा मुझे ठीक से समझाएंगी, पवित्रा बोली। पवित्रा की बात सुनकर पहले तो हीना आपा हंसी, फिर बोली, तो माजरा समझना चाहती हैं आप, तो सुनिए। और फिर हीना आपा ने सारी बात कुछ यूं बताई। तब मैं बहुत छोटी थी, तब एक गांव में रहा करती थी। मेरे अब्बा हुजूर की एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसमें हम सभी रहा करते थे। अब्बा हुजूर के पास बहुत खेती थी, अम्मी घर संभालती थी, और हम तीनों बहनें, मतलब मैं और मेरी 2 बड़ी बहनें पढ़ने के लिए मदरसे जाया करते थे। हम सब की जिंदगी बेहतर तरीके से चल रही थी। हम मनचाहा खाते और मनचाहा पहनते थे। तभी हमारे घर किसी करीबी रिश्तेदार के निकाह का बुलावा आया। निकाह में भी 15 दिन का वक्त बाकी था, इसलिए अब्बा हजूर ने हम सब बहनों के लिए और अम्मी के लिए सलमा सितारों वाले रेशमी गरारे बनवाए, और उन्होंने खुद के लिए भी नए कपड़े बनवाए। और फिर 15 दिन बाद हम निकाह की तैयारी करके तांगे में अपना सामान रखकर उस पर सवार होकर उस गांव की ओर रवाना हो गए। उस जमाने में आजकल के जमाने की तरह ना तो पक्की सड़कें होती थी और ना ही ऐसी सुविधाएं। आने जाने के साधन भी बहुत कम थे, इसलिए अपने लिए सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ता था। इसलिए हम भी अपना खाना पीना साथ लेकर चले थे। साथ में पानी के लिए एक सुराही, और अम्मी ने सुबह सुबह उठकर अंडा भुर्जी, कीमा कबाब, रोटियां और बहुत सी चीजें तैयार कर ली थी, जिन्हें हम सफर के लिए बांध कर लाए थे। साथ में रहीम चाचा भी थे, जो कि तांगा चला रहे थे। फागुन माह था, इसलिए गुलाबी ठंड भी थी। हम सब अपने अपने शॉल लपेटे हुए सफर का लुत्फ उठा रहे थे। तांगा भी अपनी रफ्तार से बड़ा चला जा रहा था। दोपहर होने को आई थी और हम सबको भूख लगाई थी, इसलिए हम रुकने के लिए एक मुनासिब सी जगह तलाश करने लगे। फिर एक जगह हमें कुआं दिखा और उसके आसपास लहराते हुए गेहूं के खेत दिखे। साथ में दूसरे खेतों में पीले पीले फूलों वाली सरसों की फसल भी लगी थी। हमने अपना तांगा सड़क के किनारे रोका और उस कुएं के पास ही अपनी चटाई बिछा दी। अम्मी बोली, चलो तांगे से बाल्टी और रस्सी उठा लाओ और कुएं से पानी निकालकर सब हाथ पैर धो लो, फिर खाना खाते हैं। तब हम बहनों ने कहा, नहीं अम्मी, पहले हम खेतों में घूम कर आते हैं। तब अम्मी बोली, ये तुम्हारे अब्बा के खेत नहीं है जो तुम यहाँ सब घूमने जा रही हो। यहाँ हमारे लिए सब अजनबी हैं। किसी ने खेत से कुछ चुराते हुए देख लिया तो हमारी 7 पुश्तों तक को गालियां देगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे अम्मी। हम बहनों ने अम्मी से वादा किया। हम फिर खेतों में घूमने गए और वहाँ हमें एक बुजुर्ग मिले। हम सभी बहनों ने बहुत से जेवर पहन रखे थे, तो वे बोले, बच्चियों, तुम यहाँ सब अकेली आई हो क्या? कोई बड़ा नहीं है क्या तुम्हारे साथ में? तब मेरी बड़ी आपा शबनम बोली, चाचा जान, हमारे वालिदैन हमारे साथ हैं, वो वहाँ उस कुएं के पास बैठे हैं। तुम लोग उनके पास ही जाओ बेटा, यहाँ डकैतों का खतरा बहुत है। तुम सबने इतने जेवरात भी पहन रखे हैं। वे बुजुर्ग बोले। हम उनकी बात सुनकर वापस कुएं के पास लौट आए। जब तक हम लौटे तब तक हमारे तांगे वाले रहीम चाचा ने कुएं से पानी निकाल दिया था और अम्मी अब्बू अपने हाथ पैर धुल चुके थे। उन्होंने हम बहनों के लिए भी बाल्टी भर कर रख दी थी। हम तीनों बहनों ने भी हाथ पैर धुले और खाना खाने बैठ गए। माशाल्लाह, खाना बहुत ही जायकेदार था। हम सभी ने पेट भर कर खाया और कुछ देर के लिए हम वहीं आराम करने के लिए रुक गए। हम आराम कर ही रहे थे कि वे बुजुर्ग फिर से हमारे पास आए, तो अम्मी ने पर्दा कर लिया। तब बुजुर्गों को देखकर पर्दे का चलन था, फिर चाहे वो बुजुर्ग किसी भी गांव का ही क्यों ना हो। और मेरे अब्बा हजूर से बोले, बेटा कौन से गांव जाना है? जी, यहाँ से कुछ कोसों दूर इमलिया गांव है, वहाँ जाना है। अब्बा हजूर बोले, जी बहुत अच्छा, लेकिन बेटा थोड़ी सावधानी बरतना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहू और बच्चों ने कीमती जेवरात पहने हैं। बुजुर्ग बोले, जी सावधानी किस लिए चच्चा जान? मेरे अब्बा ने पूछा। बेटा, इधर आसपास के इलाके में बहुत डकैत लगते हैं और खासकर ब्याह बारातों के समय वे और भी सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें खून खराबे से भी कोई परहेज नहीं होता।
वे बुजुर्ग बोले, जी चचा जान, हम सावधानी बरतेंगे। मेरे अब्बा बोले, हो सके तो दिन डूबने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ तो अच्छा होगा। बुजुर्ग बोले, जी हम कोशिश करेंगे कि दिन डूबने से पहले पहुंच जाए। अब्बा बोले। फिर हमें कुछ और हिदायतें देकर वे बुजुर्ग चले गए। तब अब्बा हजूर हम सबसे बोले, अब यहाँ आराम करने का कोई मतलब नहीं, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से चल देना चाहिए। और फिर अब्बा हजूर के हुक्म पर हम सब तांगे में बैठकर इमलिया गांव की ओर रवाना हो गए। रहीम चाचा ने तांगे की रफ्तार बढ़ा दी। बस थोड़ी देर के लिए हम एक जगह और रुके क्योंकि घोड़े का दाना पानी देना था। फिर उसके बाद हम सीधे इमलिया गांव अपने रिश्तेदार के घर पर ही रुके। गनीमत थी कि हम उस दिन डूबने से पहले ही वहां पहुंच गए थे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।